ये हैं श्री राजीव रंजन। ये पटना के निवासी हैं और जैसा कि आपने देखा ये कथक डांस में निपुण हैं और आज के हमारे मेहमान हैं। और इन्होंने इनका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन इन्होंने एमएससी किया हुआ है और डांस के जो इनकी योग्यता है वो कर्नाटक यूनिवर्सिटी से एमए इन डांस किया हुआ है। फिर इन्होंने लखनऊ से विशारद की डिग्री प्राप्त की है और भी इनके पास बहुत सारी नृत्य कला की डिग्रियां हैं, तो हम खुद इनसे जानेंगे। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि पहले आप अपने बारे में बताएं। जहाँ तक मैंने सुना है आप लेक्चरर हैं लखीसराय में और बिहार पब्लिक सेवा सर्विस कमीशन के थ्रू आपका चयन हुआ है, तो थोड़ी सी जानकारी, विस्तृत जानकारी इस विषय पर आप खुद दे दें तो अच्छा रहेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया सबके समक्ष अपनी बात रखने का भी, तो इसलिए सबसे पहले आपको ढेर सारी मेरी तरफ से धन्यवाद और शुभकामना आगे आपके और भी कार्यक्रम के लिए। अभी मैं वर्तमान में पटना बिहार में रह रहा हूँ और अभी मैं कार्यरत हूँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखीसराय डाइट में, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बोलते हैं, जो कि 2020 में बीपीएससी के थ्रू हमारी नियुक्ति हुई बिहार शिक्षा सेवा के संवर्ग में मैं हूँ। और बाकी जो हमारा जो पैतृक गांव जो हुआ वो जहानाबाद ज़िले में है, बेला बीरा, मखदूमपुर के पास एक गांव है बेला बीरा, वहाँ पे मेरा पैतृक स्थान हुआ। हमारे दादा परदादा सब वहीं के थे। और जो मेरा ननिहाल हुआ वो नवादा के पास एक गांव है कपसंडी, वहाँ पे मेरा ननिहाल हुआ। बचपन से पापा की पोस्टिंग जब पटना में हुई तो मतलब मुझे याद है पटना का ही, बाकी तो और कुछ जगह पे हुई थी, जैसे उनकी गया भी हुई, सहरसा हुई, तो उस समय मैं नहीं था। तो जब पटना में आए तो बहुत सारे मेमोरीज़ जो हमारे इकट्ठे हुए पटना ही में हुए और यहीं से पटना से ही सब जितने भी मेरे नृत्य संगीत जो भी यात्रा चली है वो पटना से ही स्टार्ट हुआ। जी, तो ये तो आपकी जानकारी हो गई और अब हम आप नृत्य कला में आपका प्रवेश कैसे हुआ, हम जरा इस पर जानना चाहेंगे। नृत्य कला में क्या था कि बहुत बच्चे का, जैसे आप देखते हो कि वो बचपन में ही वो दीवार पे कुछ पे ड्रॉ करने लगते हैं, कुछ गाने लगते हैं, लेकिन शुरू से ही मेरा मन नृत्य में था। और कभी भी जब घर के पास से कोई बारात गुजरती थी तो मैं बचपन में जब छोटा वहाँ निकल के उस बारात में चला जाता था और जब वो उसका ढोल ये सब जब मेरे कानों में आता था तो मैं खुद भी नृत्य करने लगता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि यही आसपास में एक इंस्टीट्यूट था डांस का, जिसमें कुछ हमारे इर्द गिर्द के भी जो सीनियर्स थे वो जाते थे, तो बहुत शौक था ही मुझे नृत्य करने का। तो वहाँ पे मैं गया तो कुछ फिल्मी गानों पे मैंने वहाँ पे सीखा। उनका नाम अविनाश जी है, छोटू जी, वो अभी शांत हो गए। तो कुछ फिल्मी गानों पे मैंने वहाँ पे सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया। तो उसमें क्या हुआ, मुझे बहुत अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिला, मेरी प्रोग्रेस अच्छी हुई। फिर क्या हुआ कि बाद में एक जगह कंपटीशन हो रहा था जहाँ पे फिल्मी डांस का भी था और कथक डांस का भी था। तो मुझे बहुत इच्छा हुई कि मैं शास्त्रीय नृत्य को देखूं, कथक को देखूं।
तो मैं वहाँ पे सबसे पहले देखने चला गया। जब मैं देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें एक गुरुजी आए हुए थे, वो उस विषय में बात कर रहे थे। जब कॉम्पिटिशन ख़त्म हुआ तो नृत्य के बारे में समझा रहे थे, मुझे अच्छा लगा। वो जब जा रहे थे तो मैं छोटा था, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, वो धोती पहने हुए थे। अच्छा। गुरुजी मुझे भी डांस सिखाइए, मुझे भी डांस सिखाइए। तो वो बोले कि ठीक है सिखाएंगे, तुम मुझसे ज़रूर मिलना। उन्होंने ऐसा कहा, तुम मुझसे ज़रूर मिलना। लेकिन ऐसा थोड़ा घर में था स्थिति कि घर वालों को तो नहीं कह सकते कि मुझे डांस सीखना है, उनको तो ये था कि नहीं आपको पढ़ाई करना है। तो एक कुछ दिन के बाद देखे कि गुरुजी मेरे घर के पास से गुजर रहे हैं। तो जब मिले तो हम बोले गुरुजी मुझे डांस सिखाइए। एक दिन वो गुस्सा के मुझे कहे कि अपने बाप को लेके आना, तब मैं तुमको डांस अरे सिखाऊंगा। वाह। अच्छा। अब तो ऐसी इच्छा हो गई कि अब लेके आना, पिताजी जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी का तो नहीं, अभी तो है कि बहुत एक मतलब कि बच्चों के बीच में बहुत पेरेंट्स का क्लोज हो जाता है, फ्रैंक होते हैं। लेकिन उस समय ऐसा सिचुएशन था नहीं कि पिता को हम जाके कहे कैसी बात है। तो मेरे मामा जी यहाँ थे, मामा जी को मैंने अपनी बात को शेयर की, बोले भगना जो होगा मैं करूँगा तुम्हारे लिए। वो गुरु जी के पास ले गए। सबसे पहले जब मैं गुरु जी के पास गया तो देखा कि उनके रूम में एक सितार रखा हुआ है और कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट है, संजय गुहा जी, वो वहाँ आए हुए थे। वो सितार रखा हुआ है और फिर मैं प्रवेश किया। गुरु जी आए, गुरु जी ने बहुत चीज़ बोला कि इसमें ऐसे करना पड़ता है, बहुत मेहनत की विद्या है, ये है वो है। उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, पंडित बलराम लाल जी। वो जब आए यहाँ पे तो फिर उनसे बातचीत आगे जब हुई तो मेरे मामा जी ने किसी बात को उनका नहीं काटा, बोला कि जो आप बोलेंगे सब करेगा। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। पिताजी भी बोलते थे कि ये कर नहीं पाएगा, ये बहुत कठिन चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ों को समझते थे, ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं होगा, बहुत कठिन है। लेकिन जब वहाँ से मेरे नृत्य की शिक्षा आरंभ हुई और धीरे धीरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिला और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। जी जी। एक सवाल मैं पूछूंगा जो उत्सुकता पूर्वक, मुझे उत्सुकता है इसके लिए कि ये जो क्लासिकल डांस है, नॉट ओनली डांस, क्लासिकल कुछ भी हो, इवन आपका वादन के क्षेत्र में ही जो भी हो, संगीत से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो जो काफ़ी प्रचलित है, शास्त्रीय संगीत वगैरह, तो उसमें नॉर्मली हमारे जो आप कहिए कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, तो उसमें तो प्रवेश बहुत मुश्किल होता है। इवन गुरुजी लोग नहीं सिखाते हैं, वो जान जाएंगे कि आप शेड्यूल कास्ट के हैं तो वो बिल्कुल नहीं, अवॉइड करते हैं। ऐसा मैंने महसूस किया है, कई लोगों से सुना भी है। तो फिर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई? आप हमारी जाति के हैं, कोई दिक्कत नहीं आई? जी, देखिए सर, नहीं, ऐसा है कि सर प्रॉब्लम्स आते हैं और लेकिन क्या होता है, हर चीज़ में पात्र की ज़रूरत होती है। अगर गुरु को अच्छा पात्र मिले, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, उसमें देखे कि ये मेरी कला को संजो सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तो वो उनको खुल के देते हैं। बहुत ऐसे गुरु हैं जो हमारे ही जाति को नहीं बल्कि वो अपने ही फैमिली को भी नहीं सिखाते हैं कि हम इसको पेट में लेके ही मर के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन हम इस चीज़ में बहुत सौभाग्यशाली रहे कि हमारे जो गुरु मिले, उन्होंने कभी ये हमसे फ़र्क नहीं रखा, चाहे वो मेरे पिता का संस्कार हो, मेरा संस्कार हो जो उनसे मुझे प्राप्त हुआ, तो ये फ़र्क नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये बहुत सारे हैं कि बहुत ऐसे गुरु हैं जो बहुत सारी चीज़ों को देना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। लेकिन इस चीज़ में मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे गुरु ने बहुत अच्छे से सिखाया, तब मैं आज आपसे बात करने के योग्य हूँ, शायद नहीं रहता। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं एज ए स्टूडेंट जो आपने किया कि पात्र होना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं भी बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है। गुरु और शिष्य का ये संबंध जो है, पात्र शब्द आपने यूज किया है, ये बिल्कुल ही सही है। मैं तो खैर कला तो नहीं जानता हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ था, अपने क्लास में टॉपर था और थ्रू आउट टॉपर ही रहा स्कूल में। तो हमारे गुरुजी थे, ज़्यादातर ब्राह्मण नहीं थे वहाँ पे, शिक्षक जो थे मतलब ब्राह्मण थे, लेकिन कभी उन्होंने भेदभाव मेरे साथ नहीं किया
कि ये शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, कभी भी नहीं किया। और हर समय मुझ पर वो वॉच रखते थे कि गलत संगति में पढ़ के कहीं बिगड़ नहीं जाए, बहुत वॉच रखते थे मुझ पे। तो ये तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर आप योग्य हैं तो फिर आपको उसी तरह से ये भेदभाव में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती है। कहीं कहीं आती है, कहीं कहीं आती थी, एक बार मैंने झेला है, लेकिन ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए था, फिर ठीक हो गया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी जीवनी के बारे में सुन के, और कैसे आप कला के क्षेत्र में आपने कदम रखा। तो अब हम बात करते हैं कथक नृत्य की। तो आप कथक नृत्य में एक्सपर्ट हैं, आपकी प्रस्तुति हमारे दर्शकों ने देख ली है। तो अब आप नृत्य के बारे में कुछ हमें बताएं, नृत्य से अवगत कराएं, इस कला से अवगत कराएं हमें। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि अभी तक मैं गुरुजनों से सीख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि कुछ और भी अच्छा हो जाए हमसे। और नृत्य की बात करें तो नृत्य एक सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर सिर्फ हम ये समझें कि ये सिर्फ मनोरंजन है तो ये नहीं है। नृत्य संपूर्ण योग है, वो आपके शरीर को भी निरोग रखता है। आज के समय में हम अच्छा डाइट नहीं ले पाते हैं, बहुत अच्छा खाना नहीं हो पाता है, सब में मिलावट है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आप डांस करके, और डांस को लेके, एक्सरसाइज को लेके आज देखेंगे आपकी जुम्बा और सारे डांस को लाया जा रहा है कि वो एक्सरसाइज के रूप में लोग करें। तो वो आपके एक फिटनेस का भी कारण है। और दूसरा कारण जो मुझे अभी भी अच्छा लगता है, डांस मुझे इसलिए भी पसंद है कि मुझे एक कहा जाए आपको कि अंदर से एक बहुत सुख प्राप्त होता है जब मैं नृत्य करता हूँ। मैं उसको जब फील करता हूँ, अच्छा ये लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस बहुत आता है। मुझे ऐसा फील होता है कि शायद कुछ पॉजिटिव चीज़ मिल रहा है। जब मैं दर्शकों के समक्ष जाता हूँ, नृत्य करता हूँ, तो एक अलग आकर्षण आता है। अच्छा लगता है कि मैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में थोड़ा बहुत सक्षम हूँ। शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नृत्य को कर रहे हैं। मुझे भी बहुत ऑफ़र आया कि आप इस रियलिटी शो में जाइए, आप इस रियलिटी शो में जाइए। लेकिन जब मैं सोचा कि कुछ लोग ही इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं और वो मैं अगर इस चीज़ को छोड़ दूँगा तो फिर ये ठीक नहीं होगा। शायद कुछ यंग जनरेशन हमसे प्रभावित होकर इस कला को लेके आगे बढ़े। और मेरा ये सोचना है कि हमारी संस्कृति से ही हमारे देश और राष्ट्र की पहचान होती है। तो मेरी इच्छा यही है कि मैं अपने इस जो धरोहर है, जो आदिकाल से चलता आ रहा है, इसको मैं आगे बढ़ाने में कोशिश करूं कि मैं इसको आगे बढ़ा पाऊं। थोड़ा बहुत जो भी बच्चों को सिखा रहा हूं उनको मैं दे पाऊं। अच्छा ये बताइए कि इस नृत्य की खास बात क्या है, आपने इसे ही क्यों चुना? और भी क्लासिकल डांस है, जैसे आपका भारतनाट्यम हुआ, कुचिपुड़ी हुआ, मणिपुरी हुआ, कथाकली हुआ, ये सारे क्लासिकल डांस हैं हमारे इंडिया के। तो आपको इसी को विशेषकर क्यों चुना आपने, कथक को? कथक को विशेषकर चुनने का ये भी एक कारण था कि ये और सब डांस में थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम था, लेकिन कथक हमारा उत्तर भारत का बहुत प्रचलित डांस है और यहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है। और लेकिन मैं आपको बता दूँ सर, मुझे जितने भी डांस है, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कथक मुझे इसलिए अच्छा लगता है, वो सब मैं देखता हूँ, वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा डांस है, लेकिन कथक मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें रिदम का ज़्यादा प्रयोग है, बहुत रिदमिक डांस है। और जब और भी डांस मैंने देखा, लेकिन कथक में थोड़ा मुझे खुलापन लगा कि वो थोड़ा खुला डांस है, बंधा हुआ नहीं है। तो मैं इसको करने में सक्षम रहा। और भाषा का जो था हमारे तरफ का था, इसमें ठुमरी, दादरा, ये सब पे नृत्य लोग करते थे, तो हमारे भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जो एकॉम्पनिस्ट भी जो थे वो हमारे बिहार में मिल जाते हैं, लेकिन और सब डांस में एकॉम्पनिस्ट नहीं मिल पाते हैं। तो जैसे भरतनाट्यम के एकॉम्पनिस्ट यहाँ नहीं मिल पाते हैं, ओडिसी के नहीं मिल पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो अवेलेबल नहीं है, दूसरे सिटीज़ में है, लेकिन जब आप एक स्टूडेंट वर्ग में रहते हैं
तो उस समय क्या होता है, आपको उतनी ही मेहनत की ज़रूरत होती है और उतने ही तबला के साथ, गाने के साथ रियाज़ करने की ज़रूरत होती है और वो सब बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो हमारे बिहार में कथक का थोड़ा-सा प्रचलन ज़्यादा था और यहाँ पे उसके सहयोगी कलाकार भी मिल जा रहे थे हम। और दूसरी बात है ये कि गुरु मुझे मिल गए कथक के बहुत अच्छे, तो इसी कारण से ये डांस मैं चुना और मुझे अच्छा लगा। अच्छा, एक हम लोग तो ये कला के क्षेत्र में ज़ीरो ही हैं। हमारे जैसे आदमी कुछ इतनी सूक्ष्मता से हम जानते नहीं हैं कला के बारे में। तो अक्सर मैं सुनता हूँ कि ये फलाना घराना का है, ये इस घराना का है। तो ये घराना क्या होता है? सर, आप सबसे पहले मैं बता दूं कि आप कला के बारे में जानते नहीं, लेकिन कला प्रेमी बहुत हैं। क्योंकि कैसे? आपके क्वेश्चन से लग रहा है आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। देखिए, घराना क्या हुआ सर, घराना उस जगह का स्टाइल हो गया। जैसे एक घर, मान के चलिए एक घर में संगीत बना, संगीत लोग कर रहे हैं और वो उनके 4 पुत्र हैं, चारों 4 जगह जाके बस गए हैं। तो वहाँ पे वो फील्ड को फिर वो बढ़ाने के बाद क्या हुआ, उस जगह का एक स्टाइल जो डेवलप हुआ वही घराना है। अच्छा, ये बताइए कि इस नृत्य का, कथक का क्या स्कोप है? यदि कुछ हमारे समाज के बच्चे सीखना चाहें या लोग सीखना चाहें तो इसका क्या स्कोप हो सकता है? स्कोप इसका अभी अभी के समय में थोड़ा बृहद हो गया है पहले से। और क्या है, सबसे पहला है कि पहले ये ज़्यादातर कार्यक्रम पे निर्भर था, फिर टीचिंग पे था, जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो टीचिंग होते थे उस पे था, कार्यक्रम पे था। लेकिन अभी क्या है कि हर एक विद्यालयों में अब संगीत के शिक्षक, नृत्य के शिक्षक रखना अनिवार्य हो गया। अगर नहीं वो रहेंगे तो ऐसा रूल रेगुलेशन की उनको मान्यता नहीं मिलेगी। तो एक ये बहुत अच्छा फील्ड है म्यूज़िक का। अगर कोई सीखे, इसमें डिग्री लेने के बाद उनका एजुकेशन अलग अपना चलता रहे, उसके साथ साथ ये डिग्री लेने के बाद क्या है कि वो स्कूल कॉलेज में वो अप्लाई करें एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी है वो अप्लाई करें, तो उनको वहाँ पे अच्छा मौका मिलता है और वो अपने इस फील्ड में आगे बहुत आगे लेके जा सकते हैं। जैसे इस फील्ड में आपको नृत्य में आप पीएचडी कर सकते हैं, संगीत वोकल में पीएचडी कर सकते हैं और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई हो रही है इसकी। डीम यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, अपने पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है। तो स्कोप बहुत है सर। अब इसमें आने के बाद वो रास्ता दिखाई देता है और ख़ासकर हम अपने समाज के बारे में ये कहना चाहेंगे कि अभी क्या है कि हमारे यहाँ शायद कुछ ऐसी, अगर समाज में जो भी कुछ लोग भ्रांतियाँ हैं कि नृत्य से कुछ नहीं होगा, जो पढ़ाई करिए, सिर्फ वो करिए। तो पढ़ाई ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, मैंने कहा पढ़ाई ज़रूर करिए, लेकिन साथ में एक उसको सब्स्टिट्यूट को लेके चलिए नृत्य के साथ। एक कला अपने अंदर ज़रूर डालिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको एक आर्ट फॉर्म ज़रूर सिखाइए, बताइए। कि देखिए, मैं खुद एक उदाहरण हूँ, मेरा एजुकेशन अलग है, मैंने एमएससी किया, रिमोट सेंसिंग में GIS इसमें, लेकिन जब मेरा डांस में रुचि था, मैंने यहाँ भी डिग्री किया, तो मुझे मौका मिला, अवसर मिला कहीं पे जॉब में जाने का। तो ये होना चाहिए और अब इसको सिर्फ एक मनोरंजन की तरह ना देखा जाए, अब इसका पैमाना बहुत बृहद हो गया। ये पूरी तरह स्टेज का परफॉर्मेंस की चीज़ है, लोगों के बीच जाने की चीज़ है। अवार्ड, अचीवमेंट क्या नहीं आपको मिल सकता है, अच्छे अवार्ड मिल सकते हैं, अचीवमेंट बहुत सारे मिल सकते हैं। इवन रेलवे में भी इसका है, अभी रेलवे में भी नृत्य को लेकर निकलता है अपॉइंटमेंट। तो बहुत अवसर है सर और मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए इसको, हॉबी के रूप में भी करिए और अगर इसको आप आगे लक्ष्य तक लेके जाना चाहते हैं तो उसमें करिए। लक्ष्य तक लेके जाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हॉबी के रूप में रखने के लिए आप कहीं भी स्वतंत्र सीखिए। लक्ष्य में जाने के लिए अच्छे गुरु की चुनाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे गुरु नहीं चुनते हैं तब तक लक्ष्य में भी पहुंचने में प्रॉब्लम है। और क्या होता है कि म्यूज़िक में तो पेरेंट्स को पता नहीं रहता है कि क्या सिखा रहे हैं गुरुजी, नहीं सिखा रहे हैं। तो अच्छे गुरु के अगर चुनाव नहीं होंगे तो बहुत साल बर्बाद चला जाता है बच्चों का।
इसमें मेन बेस है, जो कि बेसिक चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए अच्छे गुरु की चुनाव करते हुए बच्चों को हो सके तो अगर गुरु शिष्य परंपरा है उसमें डालें, सिखाएं और अच्छी तरीके से इस फील्ड में भी उनको डिग्री दिलवाएं कि वो आगे जाके एजुकेशन है तो एजुकेशन में बेनिफिट ले सके और आपको म्यूजिक के भी डिग्री में बेनिफिट। जी। अच्छा राजीव जी, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी लोगों के लिए हो या नहीं हो अलग बात है। तो दरअसल मैंने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, तो मेरा उद्देश्य है कि जो भी हमारे डिग्निटरी आएँ, इंटरव्यू लूँ, तो उनका कुछ योगदान हो हमारे समाज के लिए। मेरा अंतिम उद्देश्य वही है। तो सपोज़ कीजिए कि शहर में जो बच्चे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट्स, डांस इंस्टीट्यूट्स, म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं, उनको मिल जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो टैलेंटेड होते हैं। एग्ज़ाम्पल के रूप में अभी मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जी टीवी में एक प्रोग्राम आ रहा है, ये सुपर मॉम करके, जो उसमें वो डांस ही है, अपना फिल्मी डांस वगैरह जो भी हो। तो आपने देख रहे हैं आप सुपर मॉम? जी टीवी में आता है सैटरडे संडे, एक बार देख लीजिएगा थोड़ा। तो उसमें क्या है कि जो मदर हैं उनके लिए डांस हो रहा है। तो मैंने देखा कि एक उसमें जो डांसर है वो मज़दूर है। उसका दिखाता है कि वो जहाँ कंस्ट्रक्शन काम होता है, ईंटा सर पे धोती है, ये सर पे ईंटा रख के वो मजदूरी कर रही है। लेकिन वहाँ पे उसको बहुत अच्छा प्लेस मिल गया है और काफ़ी आगे आ चुकी है। तो फिर उससे पूछा जज जो थे कि भाई आपने कैसे सीखा? तो बोलती है कि मैं जब ब्रेक मिलता है मजदूरी से, जैसे अपना लंच टाइम मिल गया या फुर्सत मिल गई 5 मिनट, तो मैं यूट्यूब देखती हूँ और यूट्यूब को देख के ही मैंने वो डांस सीखा है। तो ऐसे हमारे रूरल एरियाज़ में लोग हैं। अब हम अपने समाज की, स्पेशली अपने समाज की बात करूं तो टैलेंटेड बहुत लोग हैं, कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो उनके लिए अगर हम कुछ सोचें, व्यवस्था करें कि भाई हम इस कला को, ये जो क्लासिकल डांस है या और भी कोई कला हो, अच्छी कला, तो वहाँ तक भी इसकी पहुँच हो जाए, इसके बारे में आप कुछ राय देंगे या कुछ प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए? तो आप अपना विचार दीजिए। ज़रूर सर। देखिए, सबसे पहले ये बता दें सर कि आर्ट जितना हो तो एकदम नेचुरल है, वो स्वतः होता है। अगर मेरे घर में हम दो भाई एक बहन है, वो और मेरे पूरे ख़ानदान में कोई नृत्य संगीत में नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ, तो वो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस पे ईश्वर की असीम कृपा होती है उसी को संगीत की ये बीमारी भी लगती है। तो बच्चे इतने टैलेंटेड हैं रूरल एरिया में, क्योंकि मैं खुद लखीसराय में हूँ कॉलेज में, और वहाँ पे क्या है कि दूर दराज से बच्चे आते हैं, क्योंकि जो सरकारी संस्थान होते हैं वहाँ पे बहुत हाईली प्रोफाइल घर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जो गरीब तबके घर के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में, वही एडमिशन लेते हैं और सक्षम होते हैं। उन बहुत सारे ऐसे बच्चों में जो हमारे यहाँ प्रशिक्षु हैं, उनमें ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सुरीले हैं। तो क्या होता है कि एक योजना ये भी है कि अगर वहाँ के आसपास के स्कूलों में हम वर्कशॉप करेंगे। वर्कशॉप का मतलब हम एक कार्यशाला आयोजन करें, गायन का, नृत्य का, पेंटिंग का, हर चीज़ को बराबर एक कार्यशाला आयोजन करें, 4 दिन 5 दिन का, जो भी विभिन्न ज़िले हैं जहाँ पे कार्यशाला आयोजन करेंगे तो 2-3 फ़ायदा है। अगर हम 3-4 चीज़ रखेंगे, जैसे गायन रखें, वोकल रखें, इंस्ट्रूमेंट रखें, पेंटिंग रखें, तो उसमें से जो इंटरेस्टेड बच्चे वो छट जाएंगे। एक कार्यशाला रखेंगे नृत्य का सिर्फ, तो जो गायन वाले वो भी हो सके संकोच करे ना आ पाए, या आ भी गए तो उनके वो चीज़ काम करना हो। कार्यशाला से मुझे बच्चे मिलेंगे, और कार्यशाला जब मैं करूँगा तो बच्चों के अंदर प्रतिभा को मैं देखूँगा। उसमें जो भी प्रतिभावान बच्चे होंगे उनको मैं कलेक्ट करूँगा और उनको आगे सिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि इनको क्लासेस कैसे मैं प्रोवाइड कर सकूँ, वीक में 2 दिन 3 दिन। तो माध्यम आजकल बहुत है, मान के चलिए मैं सशरीर वहाँ पे उपलब्ध नहीं हूँ,
तो कभी वीक में एक दिन मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लिया, या फिर वैसा अच्छा रहा तो उनको कभी हम अपने आवाज़ पे बुला के सिखाएं। तो ऐसे वर्कशॉप आयोजन करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। आगे क्या होता है कि बहुत जो, जहाँ तक मैं कठिनाई कहाँ आती है, बहुत टैलेंटेड बच्चा जो मतलब टैलेंट का मत पूछिए, उनमें खजाना रहता है, लेकिन वो गार्जियन जो उनके होते हैं उनके प्रभाव के कारण उनका टैलेंट खत्म हो जाता है। गार्जियन को भी उनको समझना पड़ेगा। मान के चलिए सर, मैं एक हद तक उनको बता दिया, सिखा दिया, लेकिन आगे प्रमोशन की बात आती है, आगे बढ़ने की बात आती है, तो बच्चों को भी गार्जियन का पूरा सहारा चाहिए। तो गार्जियन को कला प्रेमी होना पड़ेगा, बच्चों को उसमें डालना पड़ेगा। ये नहीं कहना पड़ेगा कि तुम नाच गाना सीख रहे हो। नाच गाना बहुत ऊंची चीज़ है, वो हमारे मंदिरों में हुआ करता था जहाँ भगवान विराजते हैं। फिर वो धीरे धीरे जब मंदिरों में आक्रमण हुआ तो फिर वो जाके वहाँ से लोग हटे, वो धीरे धीरे राज दरबारों में फैला, और राज दरबार से फैलते फैलते वो आके आज हमारे बहुत एक अच्छी ऊंचाई पे है। तो ये समझना पड़ेगा गार्जियंस को ज़्यादा कि हम अगर वर्कशॉप करें, बच्चों को कनेक्ट करें, वर्कशॉप के थ्रू बच्चों को हम सिखाएंगे, ये हमारा बहुत अच्छा माध्यम रहेगा सिखाने। तो बहुत अच्छा आपने बताया, एक आइडिया दिया, वर्कशॉप के थ्रू हम बच्चों का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस पर विचार करेंगे हम लोग फ्यूचर में कि हम ऐसा वर्कशॉप अपने समाज के लिए कहीं ऑर्गेनाइज करें। इतना इजी तो नहीं है, लेकिन अगर सोचेंगे तो हम आगे कुछ न कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर समाज का सर्वांगीण विकास चाहते हो तो हर क्षेत्र में प्रवेश करो। केवल पढ़ाई करके और नौकरी ढूंढने चले जाते हैं, उससे सर्वांगीण विकास नहीं होगा। बस कुछ नौकरी मिल जाती है, फिर आप संतुष्ट रहते हैं, अपना सैलरी मिली, खाया पिया, ख़त्म। लेकिन जब तक दूसरे फील्ड में, स्पोर्ट्स में नहीं घुसेंगे, आर्ट के फील्ड में नहीं घुसेंगे, तो फिर हमारा कल्चरल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हम लोग इस पे भी कुछ सोचेंगे आगे चल के। कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं और ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन तक पहुंचेगा तो उन्हें भी थोड़ा सोचने के लिए मिल जाएगा। एक आप कहिए कि एक फैक्ट मिल जाएगा कि भाई कुछ सोचा जाए, कुछ किया जाए, अगर कर सकते हैं तो। क्योंकि कलाकार भी अपने समाज में बहुत हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जानते नहीं हैं। तो अगर जानेंगे एक दूसरे को तो मिलजुल के हम कोई प्रोग्राम बना सकते हैं और कला को बढ़ावा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा राजीव जी, तो आज की नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी को मेरी तरफ से यही एक संदेश है कि अपने एजुकेशन में वो जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन अपने साथ एक किसी भी एक आर्ट को ज़रूर रखें। उससे उनको फ़ायदा बहुत आगे होगा। जिस तरीके से मैं आपको बताया सर कि जो फ़ायदा मुझे भी हुआ है, तो आर्ट रखेंगे तो वही सर्वांगीण विकास वाली बात आती है। आप संगीत को अगर सुनेंगे तो कभी जीवन में अकेला नहीं पाएंगे। म्यूज़िक बहुत चीज़ को हील करता है, और यंग जनरेशन को खासकर हमारे शास्त्रीय संगीत को ज़रूर सुनना चाहिए। और आप देखेंगे सर कि बहुत सारे रिसर्च है, मेडिकल है ना, म्यूज़िक थेरेपी दी जा रही है, और बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च उभर के आ रहे हैं म्यूज़िक को लेके, थेरेपी से। तो कम से कम जो यंग जनरेशन में जो है, जो मेरे में भी था, लेकिन मैंने उसको म्यूज़िक से कुछ ठीक किया है कि बहुत दिमाग बहुत स्विंग करता है, तो कम से कम जो आपका एकाग्र है उसको वो बहुत स्ट्रॉन्ग करता है म्यूज़िक। तो यही बोलें कि हमारे संस्कृति की चीज़ है, और इसको आगे बढ़ाएंगे हम और आप ही मिलके, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे युवा का होगा। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो हमारा संस्कृति भी आगे बढ़ेगा। तो यही उनसे संदेश है कि हमारे, आपने कहा युवा का होगा,
तो इस कार्यक्रम के थ्रू अपने युवाओं को मैं समाज के प्रति आसक्ति हो, प्रेम भाव हो, इसलिए ला रहा हूँ आप जैसे लोगों के लिए कि जुआ जब तक नहीं आएंगे वो कंप्लीट डेवलपमेंट हम लोग का नहीं होगा। अगर जुआ थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो ज़रूर हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो करेंगे ही। ज़रूरी है पार्टिसिपेशन, जुआ लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। ये मैं बता दूं कि हमारी मुलाकात कैसे हुई, दर्शकों को भी ज़रा बता दूं कैसे हुई। तो दरअसल एक अपना आपको याद होगा एक दुसाध परिवार एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो एक दिन उसमें देखा कि बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं राजीव रंजन जी को बधाई दे रहे हैं। तो मैंने बोला भाई बात क्या है, तो उसमें कहीं किसी ने मेंशन कर दिया था कथक नृत्य का। मैंने पढ़ा और तब आपको मैंने फ़ोन किया था, याद है? पहली बार जब 3-4 साल हो गए तब मैंने सोचा कि भाई कथक नृत्य के एक्सपर्ट हैं, इतनी बधाइयाँ आ रही हैं, तो अपने समाज में तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा था ऐसा कथक नृत्य की तरफ या किसी भी क्लासिकल डांस की तरफ। तब मैंने आपको फ़ोन किया था और उसी से मैं सोच लिया था कि हम आपको समाज के लिए भी ज़रूर पकड़ेंगे, सामाजिक कार्य के लिए हम पकड़ेंगे। मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ सर, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। इसलिए नहीं सर कि ये, इसलिए कि हमारे समाज के बहुत ऐसे लोग हैं जो इस आर्ट फॉर्म को नहीं समझ पाते हैं। वो सिर्फ समझते हैं नाचना गाना, यानी अलग नेगेटिव विचार है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको अध्यात्म के रूप में लेंगे, मैंने आपको कहा बहुत कंसंट्रेशन पावर को ये बढ़ाता है, अध्यात्म के रूप में लेंगे तो उसमें भी फ़ायदा है और ख़ासकर आपको कहीं विचलित नहीं होने देगा, कहीं ना कहीं आपको बांध के रखेगा। और आपने तो कहावत सुना है कि जिसके अंदर, शायद मुझे याद नहीं अच्छे से, वो पशु के समान होते हैं। हाँ हाँ है वो म्यूज़िक, हमने एक म्यूज़िक का कोट सुना था कि अगर आप संगीत से प्रेम, बिना संगीत के आदमी पशु के समान होता है। मैंने पढ़ा है कहीं। ऐसा नहीं कि हम अपने समाज के लोगों को ये कहें कि आप संगीत सीखिए, जरूरी है सब नहीं सीख सकते हैं, लेकिन प्रेमी जरूर बन सकते हैं, संगीत प्रेमी जरूर बन सकते हैं, आप उसको इज्जत जरूर दें। जी, तो राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आपका वक्त लिया और मेरी ख्वाहिश है कि आप कला के क्षेत्र में हमारे समाज के लिए कुछ कार्यक्रम बनाएं और कैसे इसको कला को बढ़ावा मिले। 2-4 कलाकार जो आप लोग मिलेंगे, एक आपको बता दूं कि पहले वीडियो में मैंने एक बांसुरी वादक का परिचय दिया है, तो डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो वो भी आएंगे, शायद आप जानते होंगे, अनिल शंकर नाम है, जो कि बहुत अच्छे बांसुरी, बहुत अच्छे, हाँ बांसुरी वादक। तो एक तो मैंने उनको चुना, उनसे भी परिचय हुआ मेरा बॉम्बे में ही 10 साल पहले, यही सामाजिक कार्यक्रम में हुआ था। और फिर दूसरे आप मिले हैं, अब तीसरे देखते हैं कौन मिलते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा सर कि खैर मुझे नृत्य करके, मतलब नृत्य करने में तो मुझे गुरु की तरफ से कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, पंडित बलराम लाल जी, डॉक्टर बदकानंद जी, और अभी जहाँ मैं सीख रहा हूँ वो कथक जनरेशन की 7वीं पीढ़ी है, पंडित राम मोहन महाराज, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा। तो क्या है कि मैं सिर्फ ये संदेश अपने यंग जनरेशन को देना चाहता हूँ कि जिस समय मैं सीखता था उस समय बहुत लोग मतलब कुछ खोजने के लिए आ गए पिताजी से मिलने के लिए कि कहाँ है पिताजी का नाम लेके, उनका घर कहाँ है, यहाँ पे है, उनका बच्चा क्या करता है। तो एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है और एक बच्चा नचनिया नाचता है। अच्छा तो ये भी सुनने को मिलेगा, हाँ बोलते हैं लोग नाचता है, लेकिन मैं इस चीज़ से वो कभी घबराता नहीं हूँ। आप मुझे नचनिया कहिए, नर्तक कहिए, नृत्यकार कहिए, जो है सबको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो समाज में हमारे यंग जनरेशन को ये चीज़ हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि आप नचनिया हैं, गवैया हैं, बजवैया हैं, तो इससे घबराना नहीं है। आप अपने कार्य पे आगे बढ़िए और
वो एक ही शब्द है कि दुनिया जिस पे हंसती है, इतिहास इस पे रचती है। तो मेरा ये कहना है कि इस चीज़ से कभी घबराए नहीं और अपने फील्ड म्यूज़िक में अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर आगे। थैंक यू राजीव जी, बहुत इंटरेस्टिंग रहा आज का डिस्कशन, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग था। जो हमारा जो कन्वेंशनल नौकरी करना है, पेश अपना पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी किया, उस क्षेत्र से बिल्कुल हट के है, तो हमारे लिए एक नई चीज़ है और इसकी जानकारी आज मिल गई होगी। आपने काफ़ी विस्तार से इसकी जानकारी दी है बच्चों को, तो जो बच्चे डांस में इंटरेस्टेड होंगे ज़रूर वो रुचि लेंगे। और यदि कोई आपसे कुछ हेल्प लेना चाहे तो आप अवेलेबल होंगे? एकदम ज़रूर रहेंगे सर, ठीक है, तो ज़रूर। मैं जितना समय रहेगा मैं उनको ज़रूर जो भी अपने तरफ से मदद करूँगा, बताऊँगा। तो ऐसी कोई इंक्वायरी आती है मेरे पास कुछ अपना गाइडेंस के लिए, तो मैं आपको सूचित कर दूंगा और बच्चे को भी सूचित कर ज़रूर, दूंगा। और ज़रूर। जो हो ये सौभाग्य मेरा रहेगा जी सर, जी, थैंक यू। सौभाग्य। तो राजीव जी, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। और मैं बहुत दिनों से चाहता था कि समाज के लोग आपको जानें कि भाई कला के क्षेत्र में भी अब हम अग्रसर हो रहे हैं, हमारे कई कलाकार हैं। और कोई और कलाकार हो जो आप जानते हो तो ज़रा मुझे बताइएगा, मैं उनको भी लाऊंगा, ज़रूर। इंटरव्यू में उनको भी जो लाऊंगा। भी हमारे हमारे जो भी टच में हैं अच्छे आर्टिस्ट, मैं उनको ज़रूर बताऊँगा, जो हमारे इस समाज से हैं। और ज़रूर। फ्यूचर में मेरी एक प्लानिंग है कि अपने कलाकारों का ही एक पासवान नाइट किया जाए, पटना में या दिल्ली में या बॉम्बे में, जहाँ भी हो, तो कंप्लीट सारे उसमें पासवान कलाकार रहेंगे हर फील्ड के। जी। तो वो देखते हैं, प्लान बनाएंगे। अभी पहले हम परिचय हो जाए और लोगों से, एक दूसरे से हम लोग जुड़ जाएं, तो फिर वो लंबी प्लानिंग कुछ करेंगे। थैंक यू राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत अच्छा लगा सर, और बस आशीर्वाद आप दीजिए कि और भी कुछ मैं इसमें जो सीख बिल्कुल, रहा हूँ हमारा और और अच्छे से। हमारे समाज का आशीर्वाद आपको है। और मुझे बताना क्या है वो तो मैंने व्हाट्सएप में देख ही लिया था, कितने लोग आपको बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बस तो बस बस जो भी वो बधाई है गुरु जी के चरणों में हमारे, जी जी फिर मैं वही एक शिष्य की तरह बन जी जाता हूँ। जी, थैंक यू जी वेरी सर, मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपने देखा, ये थे श्री राजीव रंजन, कथक नृत्य में निपुण। और इन्होंने काफ़ी जानकारी दी है कथक के बारे में जो हम लोग नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग जो ये देखेंगे उन्हें जानकारी मिल जाएगी, उसका कैरियर भी क्या है, क्या स्कोप है, इसका भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जो हमारे लिए बिल्कुल एक क्या अनटच्ड फील्ड था। और कला के क्षेत्र में भी हम अपना कैरियर बना सकते हैं। तो बस इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू, जय हिंद।